हेलो दोस्तों, आरटी कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भारत और समकालीन विश्व सामाजिक विज्ञान के भाग 2 के चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में स्टडी करेंगे। और इसके लिए हम मतलब पूरे चैप्टर की स्टडी करेंगे। एक शब्द में वाक्य और उत्तर के बारे में, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के लिए सारा कुछ कवर करेंगे। तो आप लेक्चर के लास्ट तक बने रहे। पहला क्वेश्चन है, 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्या है, 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है। तो नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, नेपोलियन संहिता के नाम से। फिर 1834 में प्रशा में स्थापित हुए जोल वेराइन का संबंध किससे है। 1834 में प्रशा में स्थापित हुए जोल वेराइन का संबंध किससे है, इसके बारे में पूछा गया है। तो किससे होता है, तो शुल्क संघ से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है। तो राष्ट्रवाद को चित्रों, हमने क्वेश्चन पढ़ रखा है कि फ्रेडरिक सड्यू जिसने 4 चित्रों की श्रृंखला तैयार की थी, तो उसके बारे में अगर बताते तो राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला कौन होगा। तो इसको देख के आप आंसर बता सकते हैं, कौन होगा, फ्रेडरिक सड्यू होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना कहा जाता है। सभ्यता का पालना यानी कि झूला कहा जाता है। तो किस देश को सभ्यता का पालना कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है, तो यूनान को सभ्यता का पालना कहा जाता है। फिर आता है, ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ था, ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ था, जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रेडरिक सड्यू, फ्रेडरिक सड्यू कलाकार थे। फ्रेडरिक सड्यू जो थे वो कौन से कलाकार थे, तो वो फ्रांस के कलाकार, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, फ्रांस के कलाकार थे फ्रेडरिक सड्यू, जिसने 4 चित्रों की श्रृंखला तैयार की थी। ठीक है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना सबसे पहले किसने की थी, तो दिदरो ने की थी। और जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने रखी, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने रखी थी, तो बताइए। तो एक ही नाम आएगा, कौन सा, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। मेटरनिख ने किसको सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मेटरनिख ने किसको सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया, तो मैथ्सिनी को। फिर फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई है, तो किसकी छवि की गई, तो मेरियान की। एक और आता है, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आंखों पर पट्टी, यानी कि आपने कोट वगैरह या फिर कहीं भी देखा होगा तो एक स्त्री होती है जो आंखों पे पट्टी बंधी होती है और उसके हाथ में तराजू होता है। तो आंखों पर पट्टी बांधे हुए एक तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है, तो न्याय का प्रतीक है। काय का, न्याय का प्रतीक है। निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो किसने कहा था ऐसा कि फ्रांस, ये एक तकिया कलाम है कि फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोपों को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये कहा था मेटरनिख ने। फिर आता है 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने किस राष्ट्र की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी, तो ये आता है आपका यूनान की। और नेपोलियन का इटली पर हमला, ये भी मोस्ट टाइम पे है। नेपोलियन का इटली पर हमला कब हुआ था, तो 1797 ईस्वी में नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था। फिर आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन, तो 1789। ठीक है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ आई। फिर आता है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सड्यू ने क्या करा था, तो 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। फिर आता है, 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक में शामिल कर लिया गया। तो 1801 में आयरलैंड को यूनाइटेड में बलपूर्वक शामिल कर लिया गया। फिर आता है, 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत क्या है, तो बाल्कन का क्षेत्र, बाल्कन का क्षेत्र था। फिर इसमें ये नहीं करना है, इस बार आ जाना डायरेक्ट। उदारवादी राजनीतिक फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, तो कौन थे, तो कार्ल वेलकर। कौन थे, कार्ल वेलकर। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया। तो नेपोलियन ने इटली पर हमला 1797, यानी कि मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन क्योंकि बार बार रिपीटेड हो रहा है। तो नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया, 1797 में। मेरियान की प्रतिमाएं कहाँ लगाई गई थी, तो सार्वजनिक चौकों पर। कहाँ लगाई गई थी, सार्वजनिक चौकों पर। यहाँ पर इसका आंसर दे रखा क्वेश्चन वाला दूसरा। फिर लॉर्ड बायरन कौन था, लॉर्ड बायरन कौन था, तो लॉर्ड बायरन कौन था, अंग्रेजी कवि था। कौन था, अंग्रेजी कवि। फिर इसमें आपको करना है, ये हो गया।
उसके लिए नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से कितने राज्यों का एक महासंघ बना? तो 39 राज्यों का एक महासंघ बना था। फिर आता है जब फ्रांस से छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। टिप्पणी किसने की थी? तो सेंट इसने की थी मेटरनिख ने। किसने की थी? मेटरनिख ने। ठीक है। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की? तो बुर्बो वंश के द्वारा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जालवेरियन कैसी संस्था थी? जोलवेरियन कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के समय निम्न में से कौन था? तो ये था ऑस्ट्रिया। फिर आता है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो क्या क्वेश्चन है? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष स्थापित हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष स्थापित हुआ? तो कार्बोनरी संगठन 1810 में। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राय का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति 1821 में हुई थी। अब हम देखते हैं अति लघुत्तरी क्वेश्चन, दो नंबर के लिए क्वेश्चन। इटली के एकीकरण के मुख्य कर्णधार कौन थे? तो इटली के मेजनी, कावूर और गेरिबाल्डी जैसे महान क्रांतिकारी और विचारक। तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको जैसे आपने लिख लिया ना, पहला नंबर डाल दिया क करके, तो इटली के मेजनी, कावूर और गेरिबाल्डी जैसे महान क्रांतिकारी और विचारक थे, ये आपको पहला नंबर डाल के ऐसे लिखना है। उसके जस्ट नीचे लिखना है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसने जैसे लिखा है। फिर दूसरा आ जाएगा सार्जिनिया का शासक विक्टर एमुनियल द्वितीय था, तो इसके जस्ट नीचे लिखना है, खत्म होने के दूसरे नीचे है ना, ऐसा नहीं कि उसके साथ लिख दो। दूसरा क्वेश्चन उदारवाद का अर्थ बताइए। तो उदारवाद यानी लिबरलिज्म। मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी, यानी कि आज़ादी और कानून को बराबर तरह से यूज करना। फिर नेक्स्ट आता है उदारवादी आंदोलनों में महिलाओं की सक्रिय भूमिका के दो बिंदुओं को लिखिए, यानी कि जब उदारवादी आंदोलन चल रहे थे तो उसमें महिलाओं ने कौन कौन से प्रकार की सहभागिता की थी? तो उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की प्रमुख सक्रिय भूमिका निम्न है, ये हो जाएगा। इसके बाद जस्ट नीचे लिखेंगे पहला नंबर, महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए। पहला क्या लिखेंगे? जो महिलाएं थी उन्होंने अपने खुद के संगठन बनाए और उन्हें स्थापित किया, तो ये पहला ये हो जाएगा। उसी के जस्ट नीचे वाले में पॉइंट डाल के लिखेंगे दूसरा, उन्होंने अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में सहभागिता की। क्या क्या? सहभागिता की। तो उन्होंने अखबार शुरू किए, राजनीतिक और बैठकों में पार्टिसिपेशन किया और प्रदर्शनों में सहभागिता की। ये आपके हो गए 2 नंबर के क्वेश्चंस। फ्रेडरिक सरियू कौन था? तो फ्रेडरिक सरियू एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। तो अब ये फ्रेडरिक सरियू को मैंने 2 टाइप से आंसर दिया है इसमें, इस लेक्चर में। तो आप को जो छोटा लगे या जिस हिसाब से आप माइंड में सेट कर सके उस हिसाब से आप उसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन की प्रवृत्ति पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है। अगर क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा तो आप इतना सफिशियंट है, लेकिन अगर 3 नंबर का तो इससे थोड़ा सा बड़ा वाला आपको करके ही लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जनमत संग्रह का अर्थ क्या है? तो जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान की प्रक्रिया है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, यानी कि कोई भी एक नियम या कानून आता है और उस पर लोगों की सहभागिता पूछी जाती है कि आपको ये स्वीकार है या अस्वीकार है। अगर स्वीकार करते तो फिर वो पारित हो जाता है। फिर आता है ये वाला 1804 की नागरिक संहिता क्या थी? 1804 की नागरिक संहिता जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपोलियन संहिता कब आई थी? तो 1804 में। और नेपोलियन ये संहिता किसने दी थी? तो 1804 में नेपोलियन ने दी थी के नाम से जाना जाता है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। फिर आता है जोल वेराइन क्या था, इसका क्या उद्देश्य था? तो 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जोल वेराइन स्थापित किया गया जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। ये आपके हो गए 2 नंबर के क्वेश्चन। इसमें से एक क्वेश्चन छूट गया, इसका भी आंसर देख लीजिए कभी सेट हो जाए तो। उदारवाद का, क्योंकि हमने उसमें उदारवाद का किया था, इसमें अगर आपको लैंग्वेज में ये अच्छा लगता है तो आप ये भी कर सकते हैं। ये वाला उदारवाद, उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल लेबर पर आधारित है जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का आशय था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो।
अब आता है लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में। लघुत्तरी प्रश्न 2-3 नंबर के लिए। तो जनमत संग्रह से क्या तात्पर्य है? तो एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से कोई प्रस्ताव स्वीकृत या अस्वीकृत कराया जाता है। अब जनमत संग्रह मैंने अभी पीछे भी दिया था ये वाला, तो इसको अगर आपको आंसर ये वाला लगे तो आप ये भी कर सकते हैं, छोटा सा है ये। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से कोई प्रस्ताव स्वीकृत या अस्वीकृत कराया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रवाद क्या है? तो सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। तो ये राष्ट्रवाद के बारे में आ जाएगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्ट ऑफ यूनियन से क्या तात्पर्य है? एक्स नहीं, यहाँ पे एक्ट है ना, क्या है? एक्ट ऑफ यूनियन, इसने मिस्टेक कर दी। एक्ट ऑफ यूनियन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन का गठन हुआ, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, जिसका प्रभाव यह हुआ कि इंग्लैंड ने व्यावहारिक रूप से स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। ठीक है, किसने? तो इंग्लैंड ने व्यावहारिक रूप से स्कॉटलैंड पर अपना प्रभाव जमा लिया था। अब इसमें फिर आया फ्रेडरिक सरियू कौन था? तो फ्रेडरिक सरियू एक फ्रांसीसी कलाकार था। सन 1848 में उसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला, अब इसमें से जिस जिसको हाईलाइट करें उन्हीं को ज़्यादा आपको ध्यान देना है। फ्रेडरिक सरियू फ्रांसीसी कलाकार था। 1848 में उसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, उसमें अपने सपनों का एक संसार रचा, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना है। फिर आता आधुनिक राज्य तथा राज्य राष्ट्र से आप क्या समझते हैं? तो आधुनिक राज्य में स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभु सत्ता एक केंद्रीय शक्ति की होती है। दूसरा, राष्ट्र राज्य एक आधुनिक राज्य था जिसमें न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 1790 में फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या किया? तो पहला है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिसमें फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। दूसरा, उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह एक अभियान और फ्रांस राष्ट्र का भाग्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्ति दिलवाए या राष्ट्र बनने में उनकी मदद करें। फिर आता जैकोबिन क्लब की स्थापना कब और किसने की थी? तो जैकोबिन क्लब की स्थापना जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो जैकोबिन क्लबों की स्थापना की गई। छात्र और शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्यों ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। अब दीर्घ उत्तर यानी कि 4 नंबर के लिए सिर्फ इसमें से मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी, इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी पॉइंट वाइज देख लीजिएगा। राष्ट्रवाद और राज्य का विचार कैसे उभरा? तो राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार यूरोपीय महादेश की संस्कृति, ये आप चाहो तो कॉपी में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार यूरोपीय महादेश के सांस्कृतिक विविधता एवं प्रादेशिक सामाजिक समूह में उभरा। इसकी जस्ट नीचे दूसरा, औद्योगिकरण के कारण यूरोपीय समाज में परिवर्तन से नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ। तीसरा, इनमें श्रमिक, कार्यशील जनसंख्या, उद्योगपति, व्यवसायी, प्रोफेशनल आदि शामिल थे, राष्ट्रवाद की बात करें। फिर चौथा पॉइंट है, मध्यम वर्ग के शिक्षित और उदार लोगों ने यूरोपीय समाज के सांस्कृतिक रूप से सक्षम वर्गों को एक करने का विचार किया और अतः उसने राष्ट्रवाद पर विचार किया, इसे राष्ट्रवाद के विचार का उदय हुआ। ये 5वां पॉइंट हो गया। क्लियर है? अब इसे निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले आएगा आपका जूसेप मैथ्सिनी। तो खाली इसको आपको जूसेपे मैथ्सिनी करना, बाकी को कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जूसेपे मैथ्सिनी का जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया था। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की, पहला मोसई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी रहेगा जूसेप मैथ्सिनी के बारे में। तो आप यहाँ तक करके छोड़ दीजिएगा, आपको इतना बड़ा करने की जरूरत तो नहीं है। आज के लेक्चर में इतना ही, और इसमें मैंने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। इसके अलावा इससे कोई बाहर आने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ लगता है तो मैं आपको 1-2 इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड करके दे देती हूँ। ये 1 लीनियर क्वेश्चन है। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? मोस्ट आईएमपी है। द स्पिरिट ऑफ लॉज, तो ये की थी मॉन्टेस्क्यू ने। यहाँ पे लिखा है मॉन्टेस्क्यू ने इसकी स्थापना की थी। तो आपको ये करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।